ऑपरेटिंग प्रेशर, कंप्रेशर, कंडेंसर, इवेपोरेटर, इन सभी डिवाइसेस का एक ऑपरेटिंग प्रेशर टेम्परेचर होता है। उस टेम्परेचर या प्रेशर के ऊपर या नीचे जाने पे उस डिवाइस के डैमेज होने या उसमें कुछ टूट फूट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताऊं आपको, जैसे कि चिलर है, उनमें आपको प्रेशर्स की सेफ्टी के लिए, चाहे वो हाई प्रेशर हो चाहे वो लो प्रेशर हो, कुछ इस तरीके की डिवाइस देखने को मिलती हैं जिनको आप प्रेशर कटआउट स्विच बोलते हैं। ये हाई प्रेशर के लिए है, ये लो प्रेशर के लिए, ये ऑयल डिफरेंशियल प्रेशर कंट्रोल स्विच है, और नीचे आपको एक थर्मोस्टेट देखने को मिल जाता है, ये टेम्परेचर के लिए है। तो इन डिवाइसेस के थ्रू मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से जो प्रेशर होता है उसकी एक सीमा बनाई जाती है, एक सेट पॉइंट बनाया जाता है, उससे ऊपर या नीचे जब भी प्रेशर जाता है तो ये चिलर को ऑफ़ करा देते हैं फॉर सेफ्टी पर्पस। क्योंकि जो चिलर हैं उनके अंदर मैंने अभी बताया डिवाइसेस हैं, जैसे कि कंप्रेशर, कंडेंसर, इवेपोरेटर कंडेंस में ट्यूब्स लगी होती हैं, उनके वेयर एंड टेयर के चांस हैं, उनके फटने के चांसेस है। कंप्रेशर में ऐसे मूविंग पार्ट्स होते हैं, उनके टूटने के चांसेस हो जाते हैं अगर उनका जो रेफ्रिजरेंट का प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाए या काफ़ी नीचे चले जाए या बहुत कम हो जाए। तो ये डैनफोर्स के डिवाइसेस हैं, अलग अलग मॉडल के हैं। तो ये पहला आपको जो दिख रहा है सामने, ये है आपका KP5 मॉडल, ये हाई प्रेशर के लिए है। यहाँ पर आपको KP1 देखने को मिल जाता है जो कि लो प्रेशर के लिए लगा हुआ है। उसी के नीचे आपको ये ऑयल डिफरेंशियल प्रेशर कंट्रोल स्विच देखने को मिल जाता है जो कि MP टाइप का है। 55, 45 कुछ भी मॉडल हो सकता है, इसका एग्जैक्ट पता नहीं है मुझे, तो इसके बारे में भी देखेंगे। और उसी के जस्ट नीचे आपको एक ये थर्मोस्टेट देखने को मिल जाता है जो कि टेम्परेचर को सेंस करता है। जिसमें आपको एक ये फिलर बल्ब की तरह यहाँ से एक कैपिलरी ट्यूब देखने को मिल जाती है जो कि आगे इवेपोरेटर के जो वाटर आउटलेट है उस पर कनेक्ट रहता है। तो इन सब के बारे में डिटेल में समझने और जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल टेक्नीशियन चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेशर कटआउट स्विचेस के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से, हम HP और LP को समझ लेते हैं, हाई प्रेशर कटआउट स्विच और लो प्रेशर कटआउट स्विच के बारे में। थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं ये किस तरीके का है और क्या क्या इसमें पैरामीटर्स हैं, और जो इसका इलेक्ट्रिक या वायरिंग जो पार्ट है इसका वो भी समझ लेते हैं थोड़ा। तो सामने की तरफ आप ये देखेंगे, ये हाई प्रेशर के लिए है कटआउट स्विच। तो सामने यहाँ पर आपको कई सारे यूनिट्स देखने को मिल जाते हैं। इस साइड में आपको जो ये डिजिट देखने को मिल रहे हैं, ये बार में मेजरमेंट के लिए है, और ये PSIG, ठीक है, ये वाला जो डिजिट्स हैं ये PSI के लिए हैं। ये कटआउट स्विच है, यानी कि इस पे जो आपको प्रेशर दिखेगा ये कटआउट लिमिट है। तो अगर सिस्टम के अंदर अगर जो प्रेशर की एक लिमिट है, जहाँ से कि यहाँ पर 350 मान लीजिए, यहाँ पर 350 पे सेट किया है, ये 350 PSI है। तो जब भी रेफ्रिजरेंट का जो प्रेशर है वो 350 पर आ जाए या इससे ऊपर जाने लगेगा, इससे ऊपर जाना लगेगा, तो क्या होगा, ये कटआउट करा देगा सिस्टम को, या जो इससे कनेक्ट कॉन्टैक्टर है उसको बंद करवा देगा, जिससे कि आपका चिलर ऑफ हो जाएगा। चलिए, इन सबसे पहले एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, ये आपको 3 ट्यूब्स देखने को मिल रही हैं। ये 3 ट्यूब्स हैं, और यही 3 ट्यूब्स के थ्रू जो ये देख पा रहे हैं आप, ये इनलेट पोर्ट है जहाँ से जो प्रेशर है वो आएगा इन डिवाइसेस के अंदर, इन प्रेशर कटआउट स्विचेस के अंदर। ये हाई प्रेशर के लिए, ये लो प्रेशर के लिए। और जो ये ऑयल डिफरेंशियल प्रेशर कंट्रोल स्विच है, इसमें 2 प्रेशर्स आते हैं, एक लो प्रेशर और एक ऑयल का प्रेशर। नीचे थर्मोस्टेट है, इसमें प्रेशर की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये थर्मोस्टेट टेम्परेचर के लिए है। तो टेम्परेचर को सेंस करने के लिए कैपिलरी ट्यूब्स और आगे एक फिलर बल्ब लगा रहता है, वो आगे बाद में दिखाऊंगा। बट जो ये प्रेशर्स, जो ये ट्यूब्स हैं, ये कहाँ से आ रही है पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो आप 3 ट्यूब्स देख पा रहे हैं, ये कंप्रेसर से आ रही हैं, और इन्हीं कंप्रेसर से आई ट्यूब्स को लूप करके यहाँ पहुँचाया गया है। और यहाँ पर ये बैक साइड गेजेस का है जो आप सामने देख पा रहे हैं, ये गेजेस की बैक साइड है। और यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर, यहाँ से कई सारे लूप निकाले हुए हैं ये, और यहाँ से होते हुए ये इन प्रेशर स्विचेस में आ रखा है। और जो ये ट्यूब्स हैं वो मेनली इन गेजेस के लिए आ रखी हैं, जो कि ये आप सामने देख पा रहे हैं, ऑयल प्रेशर, सक्शन प्रेशर, डिस्चार्ज प्रेशर। तो चलिए कंप्रेशर पे भी देख लेते हैं कि कंप्रेशर पे ये जो जितनी भी ट्यूब्स हैं ये कहाँ पर कनेक्ट हैं। तो ये रहा आपके सामने की तरफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर, और वो जो 3 ट्यूब्स थी वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं।
जो फर्स्ट है ये डिस्चार्ज पे कनेक्ट है, सेकंड यहाँ पर ये सक्शन है या जो कंप्रेशन चैम्बर है जहाँ पर पिस्टन आपके अप एंड डाउन मूव करते हैं, ये वो वाला पार्ट है, या आप इसे सक्शन साइड भी कह सकते हैं। इधर से रेफ्रिजरेंट इंटर करती है कंप्रेशर के अंदर। सेकंड यहाँ पर आपका ये ऑयल पंप लगा हुआ है या ऑयल साइड है, जहाँ से आपका ऑयल प्रेशर डिटेक्ट करा जाएगा। ऑयल का जो प्रेशर है वो इस ट्यूब्स के थ्रू जाएगा आपके ऑयल प्रेशर गेज में। ये सक्शन साइड के लिए जाएगा और ये डिस्चार्ज गेज के लिए जाएगा, जिससे कि आप प्रेशर देख सकते हैं उस गेजेस पे, जो मैंने आपको 3 गेजेस दिखाई हैं आगे, उस पे इन ट्यूब्स के थ्रू प्रेशर जाके आप डिटेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं उन गेजेस पे प्रेशर को, जो कि आप ये सामने देख पा रहे हैं। तो चलिए, इन्हीं जो ट्यूब्स में से जो लूप आया है वो मैंने आपको दिखा दिया है, यहाँ पर आ रखा है। अब इन सब को पहले जब ये आप फर्स्ट टाइम परचेज़ करते हैं तो इनको कैलिब्रेट किया जाता है अलग से प्रेशर से, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट यूनिट नहीं दिखाई देती है, क्योंकि इनके बीच में जो स्केल है वो काफ़ी ज़्यादा बारीक रहता है और बीच का जो पोर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा मिसिंग रहता है। इसलिए आप इसको जब भी फर्स्ट परचेज़ करते हैं तो आपको इनको पहले जो गेजेस हैं वहाँ पर आपको, या जो कैलिब्रेशन है उसकी अलग से करनी पड़ती है, फिर यहाँ पर आप इसको इंस्टॉल करते हैं। तो चलिए पहले अब मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर मैं आपको समझा रहा था तो मैंने आपको बताया ये बार है, बार यूनिट में इधर मेजरमेंट है, इधर PSIG में है, और ये कटआउट है, ये हाई प्रेशर के लिए है। जब भी चिलर के अंदर जो प्रेशर है यहाँ पर 350 दिया गया है, अगर 350 आ जाता है या 350 से ऊपर की तरफ जाता है तो ये कटआउट हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको यहाँ पर एक मैनुअल रीसेट बटन देखने को मिल जाता है। ये स्क्रू है जिससे कि आप इस जो ये रेंज का जो पैरामीटर है इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये क्लिप जैसा देखने को मिल रहा है। इस स्क्रू को घुमाने के बाद आप इसको अप एंड डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पीछे की साइड में, बैक साइड में डायफ्राम देखने को मिलता है, ये अप एंड डाउन मूव करता है प्रेशर की वजह से। और ये रहा इसका इलेक्ट्रिकल पार्ट, जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो इसमें 2 सर्किट होते हैं, एक ऑपरेशनल और एक सेफ्टी पर्पज़ के लिए। यहाँ पर आपको नंबर देखने को मिलेगा, ये 1 है, ये 2, ये 4। ओके, तो नॉर्मली ये जो है 1 और 2 में रहता है, क्लोज कंडीशन में रहता है जब इसमें प्रेशर नहीं रहता है, और प्रेशर आने के बाद ये 1 और 4 में चले जाता है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे नीचे तो ये जो कनेक्शंस हैं 1 और 2 में आपको देखने को मिल रहे हैं, जो कि कनेक्ट रहते हैं आपके इस तरीके के सेंस आपके इंडिकेटर के थ्रू। ये आपका हाई प्रेशर का इंडिकेटर है, लो प्रेशर, ऑयल प्रेशर, ये ओवरलोड का है। तो इस तरीके के इंडिकेटर से कनेक्ट रहते हैं। जब भी कट आउट होता है कोई भी स्विच, प्रेशर स्विच जैसे कि हाई प्रेशर, लो प्रेशर, ऑयल का कोई भी सिस्टम अगर कट आउट होता है, डिवाइसेस कट आउट होती हैं, तो ये इंडिकेटर जलता है। और जब तक जलता है जब तक कि आपका जो सिस्टम है वापस से रीसेट होके चिलर को ऑन ना करे, या वो जो आपके प्रेशर कट आउट स्विच है वापस से रीसेट ना हो जाए। तो इतना आपको समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया ये कट आउट स्विच है, और इसमें एक होता है डिफरेंशियल प्रेशर। इसमें आपको डिफरेंशियल प्रेशर मैनुअली सेट करने को नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको ये आपका फिक्स्ड डिफरेंशियल प्रेशर आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर ये रीसेट डिफरेंशियल प्रेशर है, जो कि 3 बार इक्वल्स टू 43 PSI का है। अब मैं आपको समझाता हूँ इसमें आपको कट इन कैसे निकालना होता है। यहाँ पर आपको कट आउट पता है, जहाँ पर आपका सिस्टम बंद हो जाएगा, वो क्या है 350 PSI, मैं आपको अप्रॉक्स बता रहा हूँ। और उसको आपको माइनस करना होता है इस डिफरेंशियल प्रेशर से, जो कि है 40 मान के चलिए। तो 350 माइनस 40, 350 माइनस 40 आपका हो जाता है 310। तो ये जो सिस्टम वापस से रनिंग में आएगा वो 310 PSI जब प्रेशर आपका चिलर का हो जाएगा तब जाके वापस से रनिंग में आएगा। यहाँ पर आपको फॉर्मूला भी देखने को मिल जाता है, कट इन इक्वल्स टू कट आउट माइनस डिफरेंशियल। कट आउट आपका यहाँ पर 350 है, डिफरेंशियल आपका 40 मैंने आपको बताया था। तो 350 माइनस 40 आपका 310 हो जाता है, 310 या 310, जो कि आपका कट इन है। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले से पता भी कर सकते हैं इसका कट इन क्या है। तो जो डिफरेंशियल है ये किस लिए रखा जाता है ये भी समझ लेते हैं। तो जो 350 मैंने आपको कट आउट प्रेशर बताया था, जब भी चिलर 350 पे आके कट आउट होगा तो ये चिलर वापस से जब 350 पे आके या डाउन प्रेशर जाने लगे, 350 से नीचे आने लगे 349, 348, तो क्या होगा, चिलर वापस से अचानक से चालू ना हो जाए, शॉर्ट साइकिल जिसको आप कहते हैं, वो ना हो, बार बार कंप्रेशर जल्दी ऑन जल्दी बंद ना हो। इस वजह से ये डिफरेंस रखा जाता है। यहाँ पर 40 PSI का रखा गया है, कम ज़्यादा हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर आप कम ज़्यादा कर सकते हैं इसके डिफरेंस को। यहाँ पर आपको मैनुअली दिया जाता है डिफरेंस को, प्रेशर को बढ़ाने कम करने के लिए, पर यहाँ पर फिक्स है। ओके, ये आपको समझ में आ चुका होगा।
तो जो डिफरेंस है वो किस लिए रखा जाता है, सिर्फ और सिर्फ डिले करने के लिए कि शॉर्ट साइकिल ना हो, जो कंप्रेसर है वो जल्दी चालू या बंद ना हो, जिससे कि आपकी कंप्रेसर की वाइंडिंग या मोटर ख़राब ना हो। तो ये हाई प्रेशर मैंने आपको बता दिया। इसमें ना आपको दो तरीके के मॉडल देखने को मिल सकते हैं। ये आपको देखने को मिल रहा है जो कि है मैनुअल रीसेट के लिए, ऑटोमेटिक रीसेट भी हो सकता है। तो इसमें आपको अलग अलग मॉडल देखने को मिलते हैं। ये वाला जो मॉडल है मैंने आपको बताया KP5 है। अब बात कर लेते हैं LP स्विच की। तो जैसे कि यहाँ पर हाई प्रेशर के लिए लिमिट रखी गई है चिलर के अंदर, वैसे ही लो प्रेशर के लिए लिमिट रखी जाती है। जैसे कि यहाँ पर 350 रखी गई थी, यहाँ पर आपकी कितनी रखी गई है, 30 PSI मान के चलिए। यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू तो दिखेगी नहीं आपको, बट फिर भी अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पर 30 के अराउंड 30 PSI मान के चलिए, सेम इन। बट यहाँ पर ये कट इन है, यहाँ पर आपको कट आउट देखने को मिल रहा था, ये कट इन है। ओके, तो जो चिलर है वो कब रनिंग कंडीशन में आएगा, 30 PSI। यहाँ पर कब कट आउट होगा, 350 PSI। कब रनिंग में आएगा, 30 PSI। ओके, अब आपको यहाँ पर कट इन नहीं पता था। कट इन आपका फॉर्मूला ये था, कट इन आप निकाला था 310 निकाला था, 310। यहाँ पर आपको कट आउट नहीं पता है, अब वो कैसे निकालते हैं मैं बताता हूँ। तो ये 30 PSI है। ओके, अब यहाँ पर आपने एक डिफरेंशियल सेट करा, मान लीजिए 20 PSI कट इन, यानी कि जो 30 PSI पे आपका चिलर वापस से रनिंग कंडीशन में आएगा। डिफरेंस आपने 20 रखा है, 30 - 20 आपका हो जाता है 10 PSI, जो कि आपका कट आउट हो जाएगा। यहाँ पर फॉर्मूला भी देख सकते हैं आप, कट आउट इज कट इन माइनस डिफरेंशियल। कट इन आपका 30 है, डिफरेंशियल हमने अब 20 रखा है, तो 30 - 20 आपका कट आउट निकल के आ जाता है 10 PSI। यानी कि जो आपका जो चिलर है जब प्रेशर जाएगा उसका, LP का मतलब होता है लो प्रेशर। जब लो प्रेशर कब होता है, जब रेफ्रिजरेंट लीकेज हो या आपका जो सिस्टम है वो उसमें रेफ्रिजरेंट सफिशिएंट नहीं है, बहुत कम है और प्रेशर ड्रॉप होगा। जब वो 10 PSI पे आएगा तो कट आउट हो जाएगा। 10 PSI पे कट आउट होने के बाद वो अचानक से चालू ना हो, इसलिए आपने 20 का डिफरेंस रखा है। यानी कि जब 10 से उठ के वो 30 पे आएगा प्रेशर, तभी जाके ये LP वापस से चिलर को ऑन कर पाएगा। तो इस तरीके से ये आपके HP LP वर्क करते हैं। और इसमें जो सर्किट है इलेक्ट्रिकल का वो आप देख सकते हैं। तो मैंने बताया 2 सर्किट होते हैं, ऑपरेशनल और सेफ्टी। तो इसमें जो वायर है वो 1-4 पे दिए गए हैं। इसमें भी सेम ही है, आपका जब प्रेशर नहीं रहता है तो जो सर्किट है 1-2 का क्लोज रहता है, उसके बाद 1-4 का बन जाता है। तो इसके बारे में मैं कभी बाद में दिखाऊंगा, अभी मेरे पास इक्विपमेंट नहीं है दिखाने के लिए, तो बाद में मैं मल्टीमीटर के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप अभी बस इतना समझ लीजिए किस तरीके से वर्क करता है सिस्टम। तो आई होप इसको आपको HP LP अच्छे से समझ में आ चुका होगा। और इसमें ऑटोमेटिक रीसेट है, और इनमें आपको मैंने अभी बताया नहीं, यहाँ पर ये जो रेंज है और ये डिफरेंस है प्रेशर, इसमें 2 स्क्रू देखने को मिलते हैं, एक ये है और एक बैक साइड में। इसको घुमाने से आपका जो प्रेशर है आप सेट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। इसमें सेम डायफ्राम आपको देखने को मिल जाता है, जो कि प्रेशर के वजह से अप डाउन होता है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा HP LP के बारे में। अब बात कर लेते हैं ऑयल प्रेशर डिफरेंशियल प्रेशर कंट्रोल के बारे में, जो कि आप सामने देख पा रहे हैं। अब ये इस वाले से थोड़ा सा डिफरेंट है, और काफ़ी डिफरेंट है वैसे तो, क्योंकि इसमें 2 प्रेशर्स आते हैं। एक आपका ये रहा जो कि लो प्रेशर साइड का है या सक्शन साइड का है, और ये इसका ऑयल साइड का है। तो एक और चीज़ मैं आपको पहले बता दूं, ऑयल प्रेशर, एक तो ऑयल प्रेशर होता है जो कि डायरेक्ट आपके ऑयल साइड से, जहाँ पर ऑयल है या जो ऑयल पंप है वहाँ से लिया जाता है। एक होता है नेट ऑयल प्रेशर। अब नेट ऑयल प्रेशर निकालने के लिए आपको 2 प्रेशर्स की ज़रूरत होती है, फर्स्ट सक्शन, सेकंड ऑयल प्रेशर। जब आप इन दोनों को घटाते हैं तब आपको आपका ऑयल प्रेशर मिलता है। मान लीजिए ये 80 है, ये 40 है, तो इन बीच का जो डिफरेंस होगा वो नेट ऑयल प्रेशर होगा। 80 - 40 आपका 40 PSI मान लीजिए, ये एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। 80 - 40 = 40 PSI, तो वो आपका नेट ऑयल प्रेशर होगा। तो सेम यहाँ पर वही है। तो ऑयल प्रेशर हमेशा आपका ज़्यादा रहता है इस वाले सक्शन प्रेशर से। तो यहाँ पर जो ऑयल प्रेशर है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 80 है, और यहाँ पर आपका जो रेफ्रिजरेंट जो लो साइड का प्रेशर है वो 40 है, ठीक है। तो 40 का डिफरेंस है। यहाँ पर जो सेट किया गया है वो 15 किया गया है। अगर आप देखें यहाँ पर एग्जैक्ट तो नहीं पता लगेगा, क्योंकि ये कैलिब्रेट होते वक्त ही पता लगता है, बट एग्जैक्ट हम 15 PSI मान के चलते हैं। ओके, यहाँ 1 बार दिखा हुआ है, और ज़्यादा नीचे भी नहीं जाना होता है क्योंकि ये वैक्यूम में चले जाएगा। हाँ, इसमें था वो, अगर -1 आप इसके बीच का डिफरेंस काफ़ी कम ना रखें, क्योंकि ये वैक्यूम में चले जाता है। फिर आपका जो लोएस्ट पॉइंट होता है, जैसे कि 10 इसमें आपका आ रहा था कट आउट,
तो उसको नीचे ज़्यादा ना रखें -1 से, नहीं तो वो वैक्यूम में चले जाएगा। तो यहाँ पर मैं बता रहा था, यहाँ पर आपका 15 psi का डिफरेंस है। मान लीजिए यहाँ 80 psi का प्रेशर है, वहाँ 40 psi का प्रेशर है, बीच का डिफरेंस 40 आ गया है, और यहाँ पर हमने जो सेट किया है वो 15 psi है। तो जैसे जैसे ये डिफरेंस का बीच का कम होते जाएगा, 40, 30, 20, 10 और 15 पे जैसे ही आएगा 15 psi, ये कट आउट करा देगा। समझिए, आ गया होगा आपको। तो जैसे जैसे वो जो डिफरेंस है ऑयल का और सक्शन का कम होते जाएगा, उसके बीच के डिफरेंस, और 15 psi पे आ जाएगा तो ये उसको कट ऑफ करा देगा और सिस्टम बंद हो जाएगा। तो इसमें भी आपको यहाँ पर ऑपरेशनल और सेफ्टी दोनों देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर वायर कनेक्ट हैं, और यहाँ पर आप ये टेस्टिंग के लिए एक आपको ये यहाँ पर आप टेस्टिंग के लिए इसको ऊपर की तरफ करेंगे तो ये बाईपास हो सकता है, और आप इसको रनिंग कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी डायफ्राम देखने को मिल जाता है अंदर की तरफ। तो इस तरीके से ये वर्क करता है ऑयल डिफरेंशियल प्रेशर कंट्रोल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने आपको HPLP ऑयल प्रेशर डिफरेंशियल कंट्रोल स्विच के बारे में बता दिया। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर थर्मोस्टेट के बारे में, जो कि सामने आप देख पा रहे हैं। ये है आपका थर्मोस्टेट। अब इसमें क्या है, सेम आपका वायरिंग का सेम आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको रेंज सेट करनी है। इसमें भी आपको फिक्स्ड डिफरेंशियल वो देखने को मिल जाता है। प्रेशर यहाँ पर 3 डिग्री सेल्सियस का है। अभी तक आपने बार और PSI में यूनिट देखी थी, अब यहाँ पर आपको डिग्री सेल्सियस में देखने को मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको वाटर का जितना भी मेजरमेंट है वो वाटर के लेना है, सेकेंडरी जो फ्लूइड है सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको स्क्रू देखने को मिल जाता है। आपको रेंज सेट करनी है ऊपर नीचे, तो इस स्क्रू को घुमाने के बाद कुछ इस तरीके का स्क्रू होता है। इसको घुमाने के बाद आप आसानी से रेंज को सेट कर सकते हैं ऊपर नीचे। अब यहाँ पर जो रेंज सेट है, मैं अगर दिखाऊं आपको, मान लीजिए ये -5 है, ठीक है। ये जो रेंज है ये -5 डिग्री सेल्सियस है, और इसका मॉडल है KP61, ये भी आप देख लीजिए। तो यहाँ पर आपको -5 देखने को मिल जाता है, और जो डिफरेंस है वो 3 डिग्री सेल्सियस का है, ठीक। तो इसका जो ये जो आप टेम्परेचर देखने को मिल रहा है -5, तो 3 डिग्री ऊपर जाएगा, तभी जाके ये क्या होगा, रनिंग कंडीशन में आएगा। यहाँ पर आके तो कट ऑफ हो जाएगा -5। अगर पानी का टेम्परेचर -5 चले जाता है तो ये कट ऑफ करा देगा सिस्टम को। अब चालू कब होगा कटिंग, मतलब जो वापस से रनिंग कंडीशन में कब आएगा, जब ये -5 से 3 डिग्री प्रेशर ऊपर की तरफ उठेगा। 3 डिग्री ऊपर की तरफ कैसे, 3 डिग्री ऊपर अगर आप उठाओगे तो -2 डिग्री आपको मिलता है। तो जब -2 डिग्री पे इसका टेम्परेचर आ जाएगा तो ये वापस से रनिंग कंडीशन में आ जाएगा आपका। ओके, आपको समझ में आ चुका होगा। -5 इसका कटआउट टेम्परेचर कटआउट लिमिट है। -5 पानी का टेम्परेचर जैसे ही पहुंचेगा ये कटआउट हो जाएगा। अब वापस से कट इन कब होगा, जब 3 डिग्री टेम्परेचर राइज होगा, बढ़ेगा तो कितना पहुंचेगा, -2 डिग्री। -2 डिग्री पहुंचेगा तो वैसे ही आपका सिस्टम वापस से रनिंग कंडीशन में आ जाएगा। यहाँ पर इसका फॉर्मूला आपको देखने को मिल जाता है, कट इन इक्वल्स टू आउट इज रेंज प्लस डिफरेंशियल। कट इन आपका क्या है, कट इन आपका -2 था, कट आउट आपका -5 था, और आपका डिफरेंशियल था 3। तो आप देख लीजिएगा कैलकुलेट करके कितना आपका निकल के आता है। मैं आपको आगे दिखा देता हूँ उसके। तो ये जो कैपिलरी ट्यूब आपको देखने को मिलती है, इसके आगे फिलर लगा हुआ है, बाकी सब सेम है। इसके अंदर भी आपको डायफ्राम देखने को मिलेगा इस साइड से, और इसमें भी आपको एक मैनुअल रीसेट सिस्टम देखने को मिलता है। तो इनमें दो तरीके के मॉडल्स आते हैं, किसी में आपको मैनुअल देखने को मिलता है, किसी में आपको ऑटोमेटिक देखने को मिलता है। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है कभी कभी, बट मैंने आपको मॉडल नंबर बता दिया है, इसका भी आप देख सकते हैं उसको बाद में जाके। तो ये जो कैपिलरी है, फिलर बल्ब है आपका, आगे जाके इवेपोरेटर पे कनेक्ट है। ये आपका इवेपोरेटर है, DX टाइप का इवेपोरेटर है ये, और ये इसका फिलर बल्ब है जो कि अभी सामने देख पा रहे हैं। ये फिलर बल्ब आगे से इसमें जाता है, जो कैपिलरी ट्यूब है आगे से पैनल से आ रही है, और यहाँ पर कनेक्ट है। और ये आउट है आपका बैलेंसिंग वाल कनेक्ट है। मैंने आपको बता रखा है कि आउट इन किस तरीके से पहचाना जाता है। तो यहाँ पर एक फ्लो स्विच है, ये बैलेंसिंग वाल है। तो यहाँ से जो वाटर है वो ठंडा होके आपका, जहाँ पर आपको ज़रूरत है ठंडे पानी की या कूलिंग करने के लिए, वहाँ पर जाएगा, जैसे कि HU FSU, तो वहाँ जाता है ये। तो यहाँ पर वो टेम्परेचर सेंस करता है। अब ये क्यों ज़रूरी है, अगर मान लीजिए आगे लोड नहीं है, आपका सिस्टम ऐसे ही चल रहा है और जो पानी का टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा बिलो चले जाएगा, तो आइसिंग आने लग जाती है, बर्फ़ आने लग जाती है, जो कि इवेपोरेटर के लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है।
इसलिए यहाँ पर आपका एक सेंसर लगा हुआ है कट आउट कराने के लिए। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। तो ये जो DX इवेपोरेटर है इसके बारे में और एक फ्लडेड टाइप के बारे में काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था वीडियो बनाने के लिए, तो जल्द ही मैं अपलोड करूँगा उसको कि DX और जो आपका फ्लडेड टाइप का इवेपोरेटर होता है उनके बीच में डिफरेंस क्या क्या होता है और ये किस तरीके से वर्क करते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। कोई कन्फ्यूज़न है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं इसी तरीके की और इंटरेस्टिंग और नई वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।